हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम कंपाइलेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आइए जानते हैं कंपाइलेशन क्या होता है। हमने यहाँ पे लिखा है कंपाइलेशन इज द फेज ऑफ प्री स्टेप ऑफ एग्जीक्यूशन। यानी जो कंपाइलेशन है वो एग्जीक्यूशन का एक प्री स्टेप है। यानी प्री स्टेप का मतलब पहले का चरण है। ठीक है, यहाँ पे आपको दो बातें जाननी है। एक तो कंपाइलेशन के बारे में जानना है, दूसरा एग्जीक्यूशन के बारे में जानना है कि एग्जीक्यूशन क्या होता है। देखिए, जब भी प्रोग्रामर कोई प्रोग्राम लिखता है तो उस प्रोग्राम के आउटपुट के लिए ज़रूरी होता है कि उस प्रोग्राम को कंप्यूटर की मेमोरी में रन कराया जाए। ठीक है, या कंप्यूटर की मेमोरी में चलाया जाए। ओके, सो प्रोग्रामर द्वारा लिखा हुआ प्रोग्राम जब कंप्यूटर की मेमोरी में रन होता है उसी प्रोसेस को हम एग्जीक्यूशन कहते हैं। फाइन, आई होप आपको एग्जीक्यूशन का मतलब यहाँ पे समझ में आया होगा। अब प्रोग्राम बनाने से लेकर एग्जीक्यूशन के बीच में कुछ प्रोसेस होती है, यानी कई सारी क्रियाएं परफॉर्म होती हैं और उन्हीं क्रियाओं को या उन्हीं प्रोसेस को हम कंपाइलेशन कहते हैं। ठीक है, अब उस प्रक्रिया के दौरान होता क्या है, तो हमने अगली लाइन में लिखा है वेयर सोर्स कोड इज कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट कोड एंड देन ट्रांसफर फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है, यानी जो कंपाइलेशन की प्रोसेस चल रही है उसमें सोर्स कोड यानी प्रोग्रामर के द्वारा लिखा हुआ जो सोर्स कोड है वो मशीन की भाषा में कन्वर्ट होता है। साथ ही साथ में जो मशीन की भाषा में कन्वर्ट हो चुका है कोड उसको मेमोरी के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि वो क्या कर सके, यूज़र द्वारा दिए गए कमांड को फॉलो कर सके या यूज़र द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सके। ठीक है, और यूज़र ने इंस्ट्रक्शंस कहाँ दिए, तो प्रोग्राम के रूप में। यानी यूज़र जो है वो प्रोग्राम के रूप में कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है और वो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर की मेमोरी में जाके एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, बट एग्जीक्यूट होने से पहले कुछ प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंपाइलेशन। यहाँ पे देखिए हमने जो कंपाइलेशन का वर्क है उसको डायग्राम के द्वारा समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले तो क्या लिखा हुआ है हमने यहाँ पे आईडी और एडिटर। देखिए, आईडी और एडिटर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो प्रोग्रामर को प्रोग्राम डेवलप करने की सुविधा प्रदान करते हैं। यानी आप जो प्रोग्राम लिखोगे ना, जैसे कि पाइथन का प्रोग्राम लिखोगे तो हर कहीं नहीं लिख दोगे कंप्यूटर पे, उसके लिए बाकायदा पाइथन का प्रोग्राम डेवलप करने का एक सॉफ्टवेयर होगा, एक आईडी होगी। ठीक है, तो आईडी बेसिकली एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि अलाउ करते हैं कि प्रोग्रामर अपना वहाँ पे स्पेशल कोड लिख सके। ठीक है, स्पेशल से ये मतलब है कि प्रत्येक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक अलग आईडी होता है। जैसे आप पाइथन की प्रोग्रामिंग करोगे तो पाइथन के आईडी पर ही करोगे, सी की प्रोग्रामिंग करोगे तो सी के आईडी पर ही करोगे। ओके, सो आई होप आईडी तो आपको समझ में आया। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले जो प्रोग्रामर है वो आईडीई या एडिटर, जो आईडी उसको हम एडिटर भी बोलते हैं, एडिटर या आईडी का यूज़ करके अपना कोड लिखेगा। कोड लिखने के बाद अब काम करेगा प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर क्या करेगा, जो भी यूज़र ने प्रोग्राम लिखा है उसको एक्सपेंड करेगा, यानी जो सोर्स कोड लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा विस्तार करेगा ताकि जो कंप्यूटर है वो प्रत्येक चीज़ को अच्छे से समझ पाए। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी कंपाइल की। ये कंपाइलर है, मैं यहाँ पे आर लिख देती हूँ। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई, एल के बाद आर आएगा। ठीक है, प्रोसेसर के बाद जो कोड है वो पहुँचता है किसके पास, कंपाइलर के पास। अब कंपाइलर क्या करेगा, जो भी सोर्स कोड इसको प्री प्रोसेसर के द्वारा मिला है, यानी जो सोर्स कोड यूज़र ने लिखा था उसको प्री प्रोसेसर ने क्या किया, एक्सपेंड किया, यानी उसको और भी अच्छे से विस्तार रूप दे दिया। अब उस विस्तार रूप का जो कोड है वो पहुंचता है कंपाइलर के पास। अब कंपाइलर क्या करेगा, यूज़र ने जो डेवलप किया था सोर्स कोड उसको मशीन की भाषा में कन्वर्ट करेगा। मशीन की भाषा में कन्वर्ट हो जाने के बाद अब बारी आती है लिंकर की। अब लिंकर क्या करेगा, नाम से समझ में आ रहा है कि लिंक करता है। ठीक है, अब ये किसको लिंक करेगा, तो देखिए कंपाइलर ने जो बाइनरी भाषा में प्रोग्राम को तैयार किया है ना उसको क्या करेगा, लिंक करेगा। किससे लिंक करेगा, देखिए जब कंपाइलर ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है तो बेसिकली उसके क्या होते हैं, कई पीसेस होते हैं। ठीक है, तो लिंकर क्या करता है, सारे ऑब्जेक्ट फाइल को आपस में क्या कर देता है, जोड़ देता है। साथ ही साथ में जो कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड तैयार करके देगा, है ना, तो उस ऑब्जेक्ट कोड को किस तरीके से काम करना है इसकी एक लाइब्रेरी पहले से आईडीई में बनी हुई होती है। यानी जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो ना डेवलपमेंट करने के लिए, यानी सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, उस आईडी में पहले से ही एक लाइब्रेरी मौजूद होती है
जिसके अंदर यूजर द्वारा लिखे गए प्रत्येक कोड का मतलब मौजूद होता है कि यूजर ने इस प्रकार से कोड लिखा है तो कंप्यूटर को इस प्रकार से वर्क करना है। ठीक है, तो प्रत्येक कोड के लिए, प्रत्येक लाइन के लिए, या जो भी यूजर लिख रहा है अपने प्रोग्राम में, उसके लिए प्रॉपर एक लाइब्रेरी बनी होती है। ठीक है, सो लिंकर क्या करेगा, कंपाइलर द्वारा जो भी ऑब्जेक्ट कोड बने हैं उनको आपस में लिंक करेगा। साथ ही साथ में जो लाइब्रेरी है जो पहले से बनी हुई है, जिसके अंदर मेंशन है कि क्या क्या वर्क करना है कंप्यूटर को, उस लाइब्रेरी को भी क्या कर देगा, लिंक कर देगा ऑब्जेक्ट फाइल से। ठीक है, अब लिंकर ने क्या किया, सारी फाइलों को लिंक कर दिया। अब लिंक करने के बाद क्या करता है लिंकर, जो भी ऑब्जेक्ट कोड था उसको एक एग्जीक्यूटेबल कोड बनाता है, यानी एक ऐसा एग्जीक्यूटेबल कोड तैयार करता है जो कि कंप्यूटर की मेमोरी में जाके एग्जीक्यूट हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे लिंकर का वर्क समझ में आया। लिंकर ने क्या किया, ऑब्जेक्ट फाइल को आपस में जोड़ा, जोड़ने के बाद जो लाइब्रेरी थी उसको भी ऑब्जेक्ट फाइल से जोड़ा, साथ ही साथ में जो ऑब्जेक्ट कोड यानी जो मशीन का कोड बना है उसको इस लायक बनाया कि वो कंप्यूटर की मेमोरी में एग्जीक्यूट हो सके, यानी उसने ऑब्जेक्ट फाइल को एक एग्जीक्यूटेबल कोड में तैयार किया। ठीक है, फिर उसके बाद किसकी बारी आई, अब बारी आती है लोडर की। अब लोडर क्या करेगा, लोडर जो भी लिंकर के द्वारा एग्जीक्यूटेबल फाइल मिली है या एग्जीक्यूटेबल कोड मिला है उसको कहाँ पहुंचा देगा, सीपीयू में। ठीक है, और सीपीयू क्या करेगा, जो भी एग्जीक्यूटेबल कोड लोडर ने पहुंचाया इसके पास, उसको अपनी मेमोरी में लोड करेगा और उसको अपनी मेमोरी में रन करेगा। ठीक है, सो जो रन कर रहा है इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूशन। ओके, सो बेसिकली कंपाइलेशन की जो प्रोसेस है वो ये सारी प्रोसेसेस है। ठीक है, जो कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के पहले परफॉर्म होती हैं। ओके, सो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के पहले परफॉर्म होने वाली सारी प्रोसेस कंपाइलेशन प्रोसेस कहलाती हैं, जो कि आपने ये सारी यहाँ पर देखी हैं। चलिए आइए कंपाइलेशन के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं, द कंपाइलेशन इवेंट इज हैंडल्ड बाय 3 डिफरेंट यूटिलिटी प्रोग्राम्स इन सम काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिकली जो कंपाइलेशन की प्रोसेस होती है इसमें 3 यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है या 3 यूटिलिटी प्रोग्राम का यूज किया जाता है। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। लेकिन यहाँ पे एक बात और लिखी हुई है जो ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे लिखा है इन सम काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी किसी प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही ये 3 यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या 3 यूटिलिटी प्रोग्राम यूज में आते हैं। ये प्रत्येक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज में नहीं आते। ओके, सो आपको मेरी बात तो आपको आई होप मेरी बात यहाँ पे समझ में आई होगी। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, जो कंपाइलेशन है वो अपने वर्क को परफॉर्म करने के लिए 3 यूटिलिटी प्रोग्राम का यूज करता है, जिसको हम असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर कहते हैं। और ये 3 यूटिलिटी प्रोग्राम जरूरी नहीं है कि सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वर्क करें, ये कुछ प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही वर्क करते हैं। तो चलिए आइए हम असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर को विस्तार से जान लेते हैं। यहाँ पे आता है असेंबलर। असेंबलर में हमने लिखा है ट्रांसलेट असेंबली इंस्ट्रक्शंस इनटू मशीन इंस्ट्रक्शंस। जो असेंबलर है वो क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन की भाषा में कन्वर्ट करता है। हिंदी में भी हमने लिखा है ये असेंबली निर्देशों का मशीन निर्देशों में अनुवाद करता है। नेक्स्ट हमने लिखा है कन्वर्ट डेसिमल नंबर्स एक्सेट्रा स्पेसिफाइड बाय प्रोग्रामर इनटू बाइनरी। जो असेंबलर है ये असेंबली इंस्ट्रक्शन को मशीन इंस्ट्रक्शन में तो कन्वर्ट करता ही है, साथ ही साथ में जो डेसिमल नंबर हैं उनको भी बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करता है। अब डेसिमल नंबर कौन से होते हैं, तो जो हमारे नॉर्मल नेचुरल नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 10 20 30 25 28, जो भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, इसी को हम यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में डेसिमल नंबर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, तब हम यहाँ पे असेंबलर का काम देख लेते हैं। तो बेसिकली जो असेंबलर है वो आपका यहाँ पे 2 पास के रूप में काम करता है। 2 पास से मतलब है कि यानी इसकी क्या होती है, बेसिकली 2 प्रोसेस होती है। ठीक है, तो पहली प्रोसेस में क्या होता है, देखिए ये आपको जो कोड दिख रहा है ना MOVAL54H, ये बेसिकली असेंबली भाषा में लिखा हुआ एक कोड है। अब इस कोड का क्या मतलब होता है आप इतना डीप में अभी मत जाना, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज अपने आप में काफ़ी बड़ी है। ठीक है, इनको हम पूरी तरीके से यहाँ पे अभी नहीं समझ सकते हैं, नहीं तो हमारा सिलेबस रह जाएगा। तो अभी बस इतना जान लीजिए कि इस तरीके से असेंबली लैंग्वेज का कोड लिखा जाता था। ठीक है,
तो क्या होता था, जो असेंबलर है वो 2 पास मेथड पे वर्क करता था। तो 2 पास में से जो फर्स्ट पास है, ये रहा फर्स्ट पास। फर्स्ट पास में वो क्या करता है, जो भी असेंबली लैंग्वेज में यूजर ने या प्रोग्रामर ने कोड लिखा है, इस कोड को वो क्या करता है, अपनी एक सिंबल टेबल में रिकॉर्ड करता है। ठीक है, यानी असेंबलर के पास एक सिंबल टेबल होती है और उस सिंबल टेबल में बेसिकली क्या है, यूजर द्वारा लिखे हुए प्रत्येक कोड की क्या होती है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया, जो असेंबलर है उसने असेंबली लैंग्वेज के कोड को अपनी सिंबल टेबल में रिकॉर्ड कर लिया। ये था आपका पहला पास। अब सेकंड पास में क्या किया असेंबलर ने, जो भी सिंबल टेबल में लोड हुए ना रिकॉर्ड्स, इनकी क्या फाइंड आउट करेगा, वो इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन क्या है, देखिए जब असेंबलर निर्माण हुआ था तब उसमें एक सिंबल टेबल बन गई थी और उस सिंबल टेबल में जो जो कोड यूज होने वाले, जो कोड यूज होते हैं, यानी प्रोग्रामर जो भी कोड लिख सकता है असेंबली लैंग्वेज में, उन सारे कोड की इंफॉर्मेशन सिंबल टेबल में स्टोर रहती है। ठीक है, सो दूसरे पास में असेंबलर क्या कर रहा है, जो असेंबल टेबल में कोड लोड किया गया है, इस पूरे कोड की वो क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर रहा है कि प्रत्येक कोड को किस तरीके से वर्क करना होगा। ठीक है, यानी या यूँ कह लीजिए प्रत्येक कोड को किस तरीके से वर्क करवाना होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन इसको सिंबल टेबल में मिल जाएगी। और फिर असेंबलर क्या करेगा, जो इंफॉर्मेशन लेने के बाद जो भी असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड है उसको मशीन कोड में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। ओके, सो असेंबलर बेसिकली आपकी 2 पास मेथड को अप्लाई कर रहा है, जिसमें पहले पास में वो क्या करता है, अपनी सिंबल टेबल में यूजर द्वारा लिखे हुए कोड को क्या कर देता है, लोड कर देता है। फिर दूसरे स्टेप में क्या करता है, सिंबल टेबल में जो भी डेटा लोड किया है उस पूरे डेटा की इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करता है और फिर उसके बाद जो भी यूजर ने प्रोग्राम लिखा है उसको मशीन की भाषा में कन्वर्ट कर देता है। आगे बढ़ते हैं, तो अब हम बात कर लेते हैं कंपाइलर्स की। कंपाइलर क्या होते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा है, कंपाइलर इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट्स, कंपाइल्स source code written in high level language, example C, C++, into a set of machine language instructions that can be understood by a digital computer CPU। इसको हम पहले जो हिंदी में लिखा हुआ उसको पढ़ते हैं और फिर इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। कंपाइलर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो कंपाइलर बेसिकली क्या है, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है। क्या करता है, तो हमने लिखा है जो उच्च स्तरीय भाषा जैसे C, C++ में लिखे गए स्रोत कोड को मशीन भाषा निर्देशों के एक सेट में अनुवाद या संकलित करता है। ठीक है, सो बेसिकली जो कंपाइलर है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। हाई लेवल लैंग्वेज का कोई एग्जांपल पूछे तो क्या हो सकती है, C, C++, जावा। ठीक है, ओके, सो कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए सोर्स कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट क्यों कर रहा है मशीन लेवल लैंग्वेज में, तो उसका कारण हमने यहाँ पे लिखा है, हमने लिखा है जिसे डिजिटल कंप्यूटर के CPU द्वारा समझा जा सकता है। ठीक है, यानी जो मशीन कोड बनाता है कंपाइलर, उसको हमारे कंप्यूटर का CPU समझ सकता है। यानी जो हम सोर्स कोड लिखते हैं ना, उसको हमारे कंप्यूटर का CPU नहीं समझता, लेकिन कंपाइलर जब हमारे सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, उसी मशीन कोड को CPU समझता है। आगे बढ़ते हैं, तो हमने लिखा है कंपाइलर आर वेरी लार्ज प्रोग्राम विथ एरर चेकिंग एंड अदर एबिलिटी। ठीक है, हिंदी में हमने लिखा है कंपाइलर बहुत बड़े प्रोग्राम होते हैं जिनमें एरर चेकिंग और अन्य क्षमताएं होती हैं। ठीक है, तो ये वाली लाइन तो आप समझ गए होगी कि कंपाइलर जो है वो बहुत बड़े प्रोग्राम होते हैं, यानी जो कंपाइलर है वो अपने आप में काफ़ी लेंदी प्रोग्राम होते हैं। और कंपाइलर में क्या क्या एबिलिटी होती है, तो कंपाइलर में एबिलिटी होती है एरर चेक करने की और अन्य क्षमताएं, यानी कंपाइलर में कई सारी क्षमताएं होती हैं। देखिए, पहली क्षमता तो क्या है कि वो जो यूजर ने सोर्स कोड लिखा है उसको मशीन की भाषा में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। दूसरी कंपाइलर में विशेषता होती है, कह लीजिए क्षमता होती है कि प्रोग्रामर ने यदि कोई गलती की है, यानी अपने कोड में कुछ गलत लिखा है, तो कंपाइलर उस गलती को फाइंड आउट करके यूजर को बताता है कि तुमने इस लाइन में पर्टिकुलर ये गलती करी है।
ठीक है, तो प्रोग्रामर का काम कितना सरल हो जाता है ना इससे। ठीक है, सो जो कंपाइलर होते हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं जिनमें कई सारी क्षमताएं होती हैं, जैसे कि एरर को चेक करना, ये सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना। ठीक है, ये सारी क्षमताएं कंपाइलर में ही पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, तो कंपाइलर के बारे में हमने आगे लिखा है, सम कंपाइलर्स ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू इंटरमीडिएट असेंबली लैंग्वेज विच इज देन ट्रांसलेट इनटू मशीन कोड बाय एन असेंबली प्रोग्राम और असेंबलर। अभी देखिए हमने क्या देखा, हमने अभी पढ़ा कि जो कंपाइलर है वो सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, लेकिन सभी कंपाइलर ऐसा काम नहीं करते। ठीक है, कुछ कंपाइलर तो ये काम करते हैं, यानी कुछ कंपाइलर तो ऐसे होते हैं जो यूजर द्वारा लिखे गए सोर्स कोड को मशीन की भाषा में कन्वर्ट कर देते हैं सीधे। लेकिन कुछ कुछ कंपाइलर ऐसे होते हैं जो कि यूजर द्वारा लिखे गए हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को, यानी हाई लेवल लैंग्वेज के सोर्स कोड को पहले क्या करते हैं, इंटरमीडिएट असेंबली लैंग्वेज, पहले वो यूजर द्वारा लिखे गए प्रोग्राम को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, यानी डायरेक्ट मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं कर रहे, पहले वो क्या कर रहे हैं, असेंबली कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद विच इज देन ट्रांसलेट इनटू मशीन कोड बाय एन असेंबली प्रोग्राम और असेंबलर, यानी कंपाइलर पहले क्या कर रहा है, एक असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम को कन्वर्ट कर रहा है, फिर उसके बाद जो प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट हो चुका है ना, उसको असेंबलर की मदद से मशीन कोड में कन्वर्ट करवाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपाइलर के दो प्रकार लिखिए। कुछ कंपाइलर तो ऐसे होते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं, और कुछ कंपाइलर तो क्या करेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए सोर्स कोड को पहले असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, फिर क्या होगा, असेंबलर इस असेंबली लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो कुछ कंपाइलर डायरेक्ट काम कर रहे हैं, कुछ इनडायरेक्ट काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, तो हमने लिखा है अदर कंपाइलर्स जनरेट मशीन लैंग्वेज डायरेक्टली। ठीक है, तो जो बात हमने अभी यहाँ पे समझ ली वही बात हमने यहाँ पर लिखी हुई भी है। ठीक है, अब इसको हम हिंदी में एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। कुछ कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को इंटरमीडिएट असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, जिसे असेंबली प्रोग्राम या असेंबलर द्वारा मशीन कोड में ट्रांसलेट किया जाता है। फिर हमने लिखा है अन्य कंपाइलर सीधे मशीनी भाषा उत्पन्न करते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, तो हमने लिखा है मशीन कोड इज एन ऑब्जेक्ट कोड दैट द प्रोसेसर कैन प्रोसेस और एक्सिक्यूट वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम। इसको पहले हम हिंदी में पढ़ लेते हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने लिखा है मशीन कोड एक ऑब्जेक्ट कोड है जिसे प्रोसेसर एक समय में एक निर्देश को संसाधित या निष्पादित कर सकता है। बेसिकली जो मशीन कोड होता है, यानी जो कंपाइलर या असेंबलर के द्वारा जो मशीन कोड कन्वर्ट हो रहा है, यानी जो मशीन कोड बन रहा है, उस मशीन कोड को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट कोड है ये प्रोसेसर के द्वारा यानी सीपीयू के द्वारा प्रोसेस किया जाता है या फिर एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, और हमने इसके आगे लिखा वन इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम, यानी ऑब्जेक्ट कोड में जितनी भी लाइनें हैं उनमें से प्रत्येक लाइन एक ही बार में एग्जीक्यूट होती है। बेसिकली क्या है, जो सोर्स कोड लिखा जाएगा तो सोर्स कोड तो हो सकता है 10 लाइन का हो, 20 लाइन का हो, 50 का हो, 1000 का हो। ठीक है, तो जो भी सोर्स कोड लिखा है वो पूरा के पूरा सोर्स कोड कन्वर्ट हुआ मशीन की भाषा में। अब मशीन की भाषा में जब वो कन्वर्ट हुआ तो वो जितना भी बड़ा सोर्स कोड था उतनी बड़ा मशीन कोड बन गया, यानी 10 लाइन का, 20 लाइन का, 50, जितनी भी लाइन का बनाए उतनी लाइन का मशीन कोड तैयार हो सकता है। लेकिन मशीन कोड चाहे कितना भी बड़ा तैयार हुआ, कितनी भी लाइन का तैयार हुआ हो, प्रोसेसर के अंदर एक एक लाइन को ही प्रोसेस किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो हम बात कर लेते हैं इंटरप्रेटर की। यहाँ पे हमने लिखा है इंटरप्रेटर इज अनदर काइंड ऑफ प्रोग्राम ट्रांसलेटर विच इज यूज टू कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल इंफॉर्मेशन। देखिए, जिस तरीके से कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, उसी प्रकार इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज के सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। अंतर क्या होता है तो हम आगे देख लेंगे। हमने यहाँ पे लिखा है अनलाइक कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर इंटरप्रेट्स द प्रोग्राम कोड इनटू मशीन कोड लाइन बाय लाइन, नॉट होल एट वंस। देखिए, काम दोनों के सेम है। कंपाइलर भी हाई लेवल लैंग्वेज के सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा है, इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए सोर्स कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है। पर दोनों में अंतर क्या है, तो दोनों में ये अंतर है जो कंपाइलर है
वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ बाइनरी कोड में या मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जो इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन हाई लेवल लैंग्वेज के लिखे हुए सोर्स कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। फिर हमने लिखा है मेमोरी रिक्वायरमेंट इज लेस। ठीक है, जो आपका इंटरप्रेटर है इसमें कम मेमोरी की आवश्यकता होती है, यानी जो कंपाइलर है उसमें ज़्यादा मेमोरी की आवश्यकता होती है और इंटरप्रेटर में कम मेमोरी की आवश्यकता होती है। क्यों? कारण सीधा सीधा समझ में आ रहा है। जो कंपाइलर है वो क्या करेगा, पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन इंटरप्रेटर एक एक लाइन को कन्वर्ट कर रहा है, तो इसमें जो मेमोरी है वो कम खर्च हो रही है ना। आइए अब जानते हैं हम लिंकर के बारे में। हमने लिखा है A linker is a special program that combines the object files generated by compiler assembler। ठीक है, अब देखिए लिंकर क्या करता है, जो कंपाइलर और असेंबलर के द्वारा जो ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट हुई है उस ऑब्जेक्ट फाइल को वो लिंक करता है। किससे लिंक करता है? तो सेकंड पॉइंट में हमने लिखा है इन द ऑब्जेक्ट फाइल लिंकर सर्चेस एंड अपेंड ऑल लाइब्रेरीज नीडेड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ फाइल। देखिए लिंकर क्या करेगा, जो कंपाइलर या असेंबलर के द्वारा जो ऑब्जेक्ट फाइल बनी है उस ऑब्जेक्ट फाइल को एग्जीक्यूट होने के लायक बनाएगा, यानी बेसिकली वो ऑब्जेक्ट फाइल का यूज़ करके एक एग्जीक्यूटेबल कोड जनरेट करेगा और वही एग्जीक्यूटेबल कोड कंप्यूटर की मेमोरी में एग्जीक्यूट कराया जाता है। ठीक है, अब वो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता कैसे, तो अब उसके लिए प्रोसेस होती है लिंकिंग की। ठीक है, सो बेसिकली लिंकर क्या करता है, जो कंपाइलर और असेंबलर द्वारा ऑब्जेक्ट फाइल बनी है उस फाइल को वो लाइब्रेरी से जोड़ता है। अब ये लाइब्रेरी कहाँ होती है, तो देखिए जो भी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज के आईडी हैं या एडिटर हैं इनके अंदर अपनी एक खूब बड़ी लाइब्रेरी होती है। उस लाइब्रेरी में अलग अलग फंक्शंस लिखे होते हैं। ठीक है, यानी यूज़र जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है ना उस इंस्ट्रक्शंस का वास्तव में मतलब क्या है, वो मतलब लाइब्रेरी में ही लिखा होता है। ओके, यानी लिंकर बेसिकली क्या करता है, कंपाइलर या असेंबलर के द्वारा प्राप्त किए हुए ऑब्जेक्ट फाइल को लाइब्रेरी की रिलेवेंट फाइल से क्या करता है, कनेक्ट कर देता है या लिंक कर देता है। और फिर लिंक करने के बाद, यानी ऑब्जेक्ट फाइल और लाइब्रेरी की फाइलों को लिंक करने के बाद अब वो इस फाइल को एग्जीक्यूटेबल कोड में या एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करता है और यही एग्जीक्यूटेबल फाइल मेमोरी में जाके लोड होती है। आगे बढ़ते हैं, तो अब हम बात कर लेते हैं लोडर की। तो हमने लिखा है लोडर इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग एग्जीक्यूटेबल फाइल्स इनटू मेमोरी एंड एग्जीक्यूट देम। लोडर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक है, और ये क्या जिम्मेदारी उठाता है, तो हमने लिखा है एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। ठीक है, जो लिंकर ने एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाई है उसको अब लोडर मेमोरी के अंदर ले जाके क्या करेगा, लोड करेगा, यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेमोरी में लोड कराने की जिम्मेदारी लोडर उठाता है। ओके, सो यही बात हमने यहाँ पे लिखी हुई है, लोडर इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ध्यान रखिएगा, जो लोडर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग एग्जीक्यूटेबल फाइल्स इनटू मेमोरी एंड एग्जीक्यूट देम। ठीक है, सो लोडर जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है और लोडर एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेमोरी में लोड करवाने की जिम्मेदारी उठाता है और फिर उसको मेमोरी में एग्जीक्यूट भी लोडर ही कराता है। आगे बढ़ते हैं, तो हमने लिखा है इट कैलकुलेट्स द साइज ऑफ अ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा एंड क्रिएट मेमोरी स्पेस फॉर इट। लोडर जो है वो इंस्ट्रक्शन और डाटा के साइज का कैलकुलेशन निकालता है कि इस डाटा को मेमोरी में लोड होने के लिए या रन होने के लिए इतनी मेमोरी स्पेस की आवश्यकता है। तो इस कैलकुलेशन के बाद वो मेमोरी में उतनी स्पेस बनाता है और एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेमोरी में लोड करता है और फिर उसको एग्जीक्यूट करवाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा कंपाइलेशन के ऊपर लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय।